आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। पश्चिमी सिंहभूम के खुदाबुरू में सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 आईडी बम बरामद किए गए हैं। इनमें 5-5 किलो के 2 आईडी और 4 किलो का 1 आईडी बम शामिल है। सुरक्षा बलों ने तीनों आईडी बम को डिफ्यूज कर दिया और ये तीनों बम सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए लगाए गए थे, लेकिन समय रहते नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सोनुआ के खुदाबुरू में ये सर्च ऑपरेशन चल रहा था और वहां पर बम प्लांट किए गए थे। 3 आईडी बम प्लांट किए गए थे, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जोरदार धमाका यहां पर हुआ और इसकी जद में अगर सुरक्षा बल आ जाते तो एक बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन समय रहते इन सभी बमों को देखा गया और उसके बाद इन्हें डिफ्यूज किया गया। इधर पाकुड़ में एक स्मार्टफोन बम की तरफ हटा और इस हादसे में एक युवक की बाल बाल जान बची। यह घटना लिट्टीपाड़ा में हुई है। प्रशांत मंडल नाम के युवक अपने स्मार्टफोन में बिजी थे, तभी अचानक मोबाइल फोन से धुआं उठने लगा। डर के मारे प्रशांत मंडल ने मोबाइल फोन को दूर रख दिया। चंद सेकंड के बाद ही मोबाइल में जोरदार धमाका हुआ और उसके पुर्जे पुर्जे अलग हो गए। अपने मोबाइल का हाल देखकर प्रशांत मंडल कांप गया। अगर उसके हाथ में मोबाइल फटता तो बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन गनीमत थी कि समय रहते युवक ने मोबाइल फोन को खुद से दूर रखा था और वो बाल बाल बच गया। देखते देखते आग लग गया और आग लगने के कुछ ही बाद अचानक फट गया, जिससे हम बाल बाल जो है बच गए। नहीं तो कहीं बड़ा घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। जो कंपनी है, इस कंपनी पर बैंड लगाए जाए। धनबाद के सिम्बायोसिस पब्लिक स्कूल में 9वीं की छात्र अजय साहू की मौत हो गई। दरअसल ये छात्र धूप में बेंच पर बैठा था, तभी उसके चक्कर आया तो सिर नीचे झुकाकर बैठ गया। इसी दौरान वो बेंच से नीचे भी गिरा और स्कूल के टीचर छात्र को तुरंत अशरफी अस्पताल ले गए। वहां से डॉक्टरों ने छात्र को SNMMCH रेफर किया, लेकिन चिकित्सकों ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। छात्र की मौत की वजहों का पता नहीं चल सका है। कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले भी ये छात्र 1 हफ्ते तक ICU में भर्ती था। तुरंत जाकर उनको पेरेंट्स को बात किए कि आप जल्दी आइए, बच्चे का कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है। तो पेरेंट्स बोले नहीं, कोई बीमारी नहीं है, जल्दी आइए, बच्चा आज ही सांस ले। डॉक्टर क्या बोले? कौन डॉक्टर? DMCH में भी लिखा है। अभी तो बोले जे केस एक्सपायर। स्कूल ड्रेस पहना हुआ है बच्चा, ये पता है। क्या तो यहाँ पर आया तो हम लोग दिए मतलब होता है ना, पहले चेक किए, पल्स रेट चेक किए, पल्स रेट कुछ नहीं था। फिर ये ECG निकाले, ECG पूरा फ्लैट आया। तो फिर हम लोग जो साथ में आया था उसको बता दें कि बच्चा मृत था। गढ़वा के ढेगुरा नाले में पुलिस JJMP में मुठभेड़ के बाद नक्सलियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन तेज हो गया। इसमें 2 नक्सलियों को गोली लगने की खबर है, जबकि रंका थानेदार घायल हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जमीन पर खून के धब्बे और पथरीली सतह पर गोलियों के निशान। ये नजारा है रंका के सुदूरवर्ती ढेगुरा नाला का, जहां देर रात गढ़वा पुलिस और JJMP नक्सलियों के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई। रात के अंधेरे में दोनों ओर से 100 राउंड फायरिंग की गई। पुलिस की गोलीबारी में 2 नक्सलियों को गोली लगने की खबर है, जबकि JJMP की फायरिंग में रंका थानेदार शंकर कुशवाहा घायल हो गए। उन्हें रांची के मेडिका अस्पताल में एडमिट कराया गया है। फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर है। वहीं नक्सलियों की तलाश में गढ़वा पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू हो गया है। घटना के आधार पर कल एक छोटा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और उसी दौरान JJMP क्रियावादी और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में थाना प्रभारी रंका वो चोटिल हुए हैं, उनको बुलेट इंजरी हाथ में हुआ है। उनको उचित इलाज के लिए मेडिका भेजा गया है। अभी भी हमारा सर्च ऑपरेशन जारी है। चारों ओर से पहाड़ और जंगल से घिरे ढेंगुरा नाले के पास JJMP कमांडर टूनुस उरांव का दस्ता इकट्ठा हुआ था। इसी बीच गढ़वा पुलिस की टीम भी वहां पर पहुंच गई और दोनों तरफ से कुछ देर तक गोलियां चलती रहीं, जिसके बाद नक्सली दस्ता यहां से भाग खड़ा हुआ। वहीं JJMP ने सोशल साइट पर कुछ फोटो अपलोड किया है, जिसमें JJMP नक्सली हाईटेक हथियारों के साथ दिखाई दे रहे हैं। वहीं गढ़वा पुलिस के सर्च ऑपरेशन में अब तक कुछ भी नहीं मिला। हालांकि पूछताछ के लिए कुछ संदिग्धों को जरूर हिरासत में लिया गया है।
देखिए, अभी तक हम लोगों को कोई डेड बॉडी नहीं मिली है, इसलिए हम लोग उसकी पुष्टि नहीं करेंगे। डेड बॉडी मिलने के बाद ही पुष्टि कर पाएंगे। हम लोग एहतियातन कुछ लोगों को डिटेन किए, एक ही नहीं 4-5 लोगों को अलग अलग जगह पर डिटेन करके पूछताछ किया जा रहा है और इनकी संलिप्तता के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। गढ़वा में हुए पुलिस और नक्सली मुठभेड़ को लेकर पूरे इलाके में दहशत देखी जा रही है। वहीं गढ़वा पुलिस ने जल्द से जल्द जेजेएमपी नक्सलियों को सलाखों के पीछे भेजने का दावा किया है। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18, गढ़वा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया है कि बीजेपी की पिछली सरकारों ने विभागीय अफसरों को 20 साल तक काम करने से रोके रखा, उन्हें जनता की बजाय अपनी तीमारदारी में लगाए रखा। लेकिन जब से उनकी सरकार बनी तब से सरकारी अफसरों को उनकी ड्यूटी याद दिलाई गई, दफ्तर छोड़कर उन्हें जनता के पास भेजा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि जनता की हर समस्या अब आसानी से दूर होने लगी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री 536 करोड़ 60 लाख रुपए की 334 योजनाओं का शिलान्यास और 236 करोड़ 23 लाख रुपए की 202 योजनाओं का उद्घाटन किया। बहुत बहुत स्वागत हमारे विधायकगणों का। हमारे विपक्ष के साथियों ने जिन्होंने सरकार चलाई, ये लोग उन कर्मचारियों को आपके सेवा में नहीं लगाया, बल्कि उन लोगों ने अपने सेवा में उन लोगों को लगा दिया। और ये नतीजा हुआ आज गांव में इतनी समस्या और परेशानियां। आज इसीलिए कर्मचारियों को विगत 20 सालों में कोई काम करने की और न गांव देहात जाने का कोई आदेश मिला, न कोई काम करने का आदेश मिला। आज उस परिपाटी को तोड़ते हुए वो पदाधिकारी सभी जो नहीं काम करने के लिए इनको आदेश मिला था, आज वही पदाधिकारी जहां सड़क नहीं है, जहां आने जाने का कोई व्यवस्था नहीं है, वहां कोई ट्रैक्टर से, कोई बैलगाड़ी से, कोई मोटरसाइकिल से ब्लॉक कार्यालय का प्रिंटर और कंप्यूटर और लैपटॉप ले जाकर के आपके पंचायत में बैठा हुआ है, आपकी समस्या को समाधान कर रहा है। और हजारीबाग के बोधी बागी मंदिर में लगे सरकारी कैंप में कई बच्चियों को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ मिला। मुख्यमंत्री के हाथों साइकिल का चेक मिलने से छात्राओं के चेहरे पर खुशी दिखी। उनसे बात की हमारे सहयोगी सुशांत सोनी ने। झारखंड के मुख्यमंत्री का आगमन आज हजारीबाग में हुआ और उसके बाद जो उन्होंने कई योजनाओं का सौगात दिया है। आपको बताते चले कि खासकर उन्होंने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना पर खासकर फोकस किया है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है बच्चियां आपको नजर आ रही होगी जो साइकिल वितरण योजना के तहत जो चेक पकड़ी हुई है, साथ ही साथ जो है इन्हें सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का भी लाभ दिया गया है। इस योजना के कारण हम लोग समय बचत होती है, इससे हमें बहुत खुशी मिल रही है। पहले क्या समस्या है? पहले हम बहुत जल्द निकलना, साइकिल के वजह से बहुत जल्द घर से निकलना पड़ता था स्कूल और बहुत दूर आना भी पड़ता था। 8 किलोमीटर हम लोग का स्कूल घर से स्कूल आने में लगता है। उससे साइकिल आने की वजह से हम लोग का समय बचत हो रहा है। मुझे यह साइकिल वितरण से बहुत लाभ हुआ है, जैसे कि मुझे यहाँ से मेरा घर कम से कम 8-10 किलोमीटर होता है, तो हमें साइकिल से हमें बहुत खुशी हुई है, जिससे हमें अच्छे से हमें आ सकते हैं, हम अपना स्कूल अच्छे से आ सकते हैं। और जो है यहाँ पर लाखों रुपए को लेकर जो है वो परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। हम कह सकते हैं कि लाभुकों के बीच जो है एक मुस्कान देखने को मिल रहा है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। झारखंड विधानसभा में दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया। 8,000 रुपए से ज्यादा के इस बजट में सबसे ज्यादा रकम ग्रामीण कार्य विभाग के हिस्से में आया। विपक्ष ने इस बजट का पर सवाल उठाया तो सत्ता पक्ष ने अनुपूरक बजट को जरूरी करार दिया। माननीय सदस्यगण, नहीं, आपको अच्छा लग रहा है? नहीं, अच्छा लग रहा है तो बोलिए। तो बोलने दिया जाए, मेरे अधिकार को। एक मिनट बोलने दीजिए, इनको बोलने दीजिए। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तनातनी हुई। भ्रष्टाचार के सवाल पर बीजेपी के विधायक राज्य सरकार को घेरने की कोशिश करते दिखे, तो सत्ता पक्ष की ओर से भी विपक्ष के हमले का करारा जवाब दिया गया। इसी हो हंगामे के बीच वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने दूसरा अनुपूरक बजट पेश कर दिया। हाँ, अब वो आवाज तो नहीं खर्चा कर रहे हैं, घर नहीं बना लोगों का,
घर तो देने पड़ेगा। हाँ। और यहाँ के आदमी, यहाँ के जो लोग गरीब गुरबा थे, जिनका पानी में घर गिर गया था, गरीब थे, आग लगी हो गया था, तो उसमें अम्बेडकर आवास में बहुत कम मिलता था, तो हम लोग को मजबूरी में लाना पड़ा। उनको तो चाहिए कि जो बीजेपी का विधायक हैं केंद्र से वो मांग करे, उनका भी क्षेत्र से वोट उनको भी तो लेना है। काम जैसे हो रहा है वैसे तो जरूरी है ना, पैसा बिना पैसे तो कम नहीं होगा ना, ये तो परंपरा है, ये तो होते आता है। और एक एक चीज हम लोग पारदर्शिता के साथ इस राज्य सरकार हेमंत सोरेन सरकार ने अपना काम शुरुआत किया, इसीलिए उनका पास कोई नजर नहीं आ रहा है। राज्य सरकार की ओर से सदन में 8,111 करोड़ 77 लाख रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया। इसमें से सबसे ज्यादा 1,413 करोड़ रुपए ग्रामीण कार्य विभाग को दिए गए, जबकि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के हिस्से 1,403 करोड़ रुपए आया। ग्रामीण विकास विभाग को 1,099 करोड़ और नगर विकास और आवास विभाग को 618 करोड़ रुपए मिला है। सबसे कम 109 करोड़ रुपए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को मिला। विपक्ष ने अनुपूरक बजट को दिखावा करार दिया है। की बात यह है कि सरकार जो तामझाम के साथ कह रही है कि हम अबुआ आवास देंगे, इतने लोगों को देंगे। अभी आप बताइए कि अनुपूरक बजट में जिस प्रकार से प्रावधान किया गया है, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि 8 लाख का ये टारगेट कैसे पूरा कर पाएंगे। भले ही वो ये बोल रहे हैं कि फेज वाइज 2-2 लाख करके देंगे, 2-2 लाख करके भी अगर आप देंगे तो पंचायत से गाँव तक उसको जब तोड़ देंगे तो 2-3 से ज्यादा अबुआ आवास किसी को मिलना है नहीं। लेकिन पहले की जो राशि विभिन्न विभागों में उनकी पड़ी हुई है, जो मूल बजट में सरकार लाई थी, वो विभागों में वो राशि खर्ची नहीं कर पाई है। अब फिर उनको अलग से अनुपूरक लाना पड़ रहा है, तो इसको लेकर के सदन में जब चर्चा होगी तो निश्चित रूप से हम लोग इस बातों को रखेंगे। दूसरे अनुपूरक बजट को सत्ता पक्ष ने जहां राज्य के विकास के लिए जरूरी बताया, तो विपक्षी दलों ने इस पर जोरदार निशाना साधा। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि काले धन पर ईडी, आईटी और सीबीआई की कार्रवाई जारी रहेगी। रांची में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने काले धन से अपनी तिजोरी भरी है उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जब सीएम हेमंत सोरेन ने कुछ गलत नहीं किया तो वो ईडी के सवाल से क्यों भाग रहे। नोटों का ये गट्टी देखिए और उन लोगों की जो ईमानदारी का जो भाषण है वो आप सुनिए। बातें लोग बड़े बड़े करते हैं, कहते हैं कि भाई हमारे पीछे ईडी को लगा दिया, इनकम टैक्स को लगा दिया, सीबीआई को लगा दिया। भाई नोटों की गड्डी अगर ढेर वो लोग घर में रखेंगे तो इनकम टैक्स जाएगा, ईडी वाले जाएंगे, सीबीआई वाले में जरूरत पड़ेगी तो वो भी जाएगा यार, उसको निकालेगा। तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। और हेमंत सोरेन को भी ईडी अब तो 6ठा नोटिस दे चुका है और हेमंत सोरेन भागे फिर रहे हैं। कभी दुमका भागते हैं, कभी हाई कोर्ट भागते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट भागते हैं। भाई अगर उन्होंने गड़बड़ नहीं किया है तो फिर भाग क्यों रहे हैं। तो इतना जो यहाँ सब कुछ दिख रहा है कि भाई लोगों ने कैसे गड़बड़ किया, कैसे लोगों ने लूटा है राज को, और बोलता है कि यहाँ का विषय ही नहीं, तो कहाँ का विषय। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इस मौके पर रांची में दीपावली जैसा नजारा होगा। महावीर मंडल की ओर से सभी रांची वासियों से घर घर में दिया जलाने और भगवान राम का झंडा लगाने की अपील की गई है, ताकि 22 जनवरी को पूरे रांची में दीपोत्सव सा नजारा दिखे। इसी दिन रांची के संकट मोचन मंदिर में सुंदर कांड का पाठ होगा। एलईडी टीवी पर प्राण प्रतिष्ठा का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा और शाम में भंडारा होगा। इसमें पूरा रांची सहभागी बने, इसके लिए महावीर मंडल रांची महानगर के द्वारा आह्वान भी किया जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने घरों में उस दिन दीप प्रज्वलन करें, दीपोत्सव का माहौल पैदा करें। ये बड़े हर्ष का विषय है कि सैकड़ों साल संघर्ष करने के बाद ये राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। जितने भी रांची के हमारे सनातनी भाई बंधु हैं, भक्तगण हैं, सभी लोग आमंत्रित हैं। जितने भी महावीर मंडल हमारे रांची महानगर के अंतर्गत आते हैं, वो सबको हमने कम्युनिकेट किया है कि आप जितने भी मंदिर उनके
एरिया में आप उन्हें सजाएं, एक दिवाली का माहौल रहे, शाम को दिया जरूर जलाएं। जमशेदपुर के एग्रीको ग्राउंड में विशाल गुरमत समागम किया गया। इस मौके पर ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास शामिल हुए। रंगरेटा समाज की ओर से उन्हें मेमोंटो देकर सम्मानित किया गया और साथ ही राज्यपाल रघुवर दास ने भी बाबा जीवन सिंह की शहादत को नमन किया। रंगरेटा समाज ने जो 2 दिवसीय आयोजन कर आने वाली पीढ़ी को जो हमारे सिख गुरुओं के द्वारा देश के लिए, मानवता के लिए कुर्बानी दी, उनसे प्रेरणा ले और 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी बनने के बाद हमारे जो देश और मानवता के लिए अपनी प्राण को आहुति दी, ऐसे गुरुओं को सम्मान देने का काम किया। पहली बार देश की आज़ादी के बाद 10वें जो हमारे गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के पूरे देश में 350वीं जयंती मनाई। जमशेदपुर के आम बगान स्थित कैंपस अड्डा रेस्टोरेंट में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग ने रेस्टोरेंट के कुछ हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। कर्मचारियों ने फायर फाइटिंग के उपकरण से आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटें तेज होने लगी और कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। कहा जा रहा है कि आग की लपटें एसी तक पहुंच गई थी, इससे बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन किचन में गैस सिलेंडर में लीकेज के चलते आग लगी, जो देखते ही देखते भड़कने लगी। रांची पुलिस ने गोंदली पोखर में 20 दिन पहले हुए डकैती का खुलासा करते हुए 7 डकैत को गिरफ्तार कर लिया। देर रात गंगाधर चौधरी के घर पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस मामले में कार्रवाई करते हुए रांची पुलिस ने देसी कट्टा, कारतूस और लूटे गए जेवरात के साथ 7 डकैत को दबोचा है, जबकि लूटे गए कैश बरामद नहीं हो पाए। यहाँ पर से डकैती हुई थी, जिसमें नगद पैसा भी गया था, कुछ जेवर भी गया था। उसको जो है अनुसंधान करके उद्भेदन किया गया है और उद्भेदन के उपरांत 7 अपराधी पकड़े गए हैं। उनके पास से 6 देसी कट्टा, 7 जिंदा राउंड और जो लूटे गए जेवर थे उसमें से अधिकतर जेवर, केवल नगद की बरामदगी नहीं हो पाई है, लेकिन जो है पूरा गिरोह पकड़ा गया है और हम लोग उनसे पूछताछ कर रहे हैं और इसके आगे इन्होंने पूर्व में क्या घटनाएं की थी या नहीं की थी उस पर भी हम लोग अनुसंधान करेंगे। देवघर कॉलेज में तीसरे दिन भी आदिवासी छात्रों ने तालाबंदी कर दी। कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों ने सोहराय पर 35,000 रुपए मांगे थे, लेकिन कॉलेज की तरफ से 13,000 दिए गए। वहीं प्रिंसिपल ने बताया कि पहले राशि में 15% की बढ़ोतरी की गई थी, उसके आदेश के बाद ही राशि में बढ़ोतरी कर दी जाएगी। कुछ राशि चाहिए अलग यूनिवर्सिटी के तुलना में, जैसे कि हम लोग को 13,000 अभी तो वर्तमान में पिछले साल मिला था। इस चीज़ को मांग रखे थे कि इस राशि में कुछ बढ़ोतरी हो जाए और प्रिंसिपल के जिस तरह से उन्होंने आश्वासन दिया था कि 2 दिन का विरोध देखकर कि हाँ हम अपने कॉलेज फंड से निकालेंगे, तो जब मीटिंग करके कमेटी गठन करके हमको बुलाया गया तो उसमें निर्णय लिया गया कि 13,000 का सिर्फ 10% और 15% इंक्रीज कर सकते हैं। पूर्व में इनको 13,000 मिला था, कमेटी ने 15% बढ़ा करके 15,000 इनका कहा है। बच्चे उस पर नहीं मान रहे हैं। अभी उस कमेटी के डिमांड रेजोल्यूशन को, बच्चों के एप्लीकेशन को हम यूनिवर्सिटी फॉरवर्ड कर देंगे। उसके हम यूनिवर्सिटी से कहेंगे कि भाई इन बच्चों को मनाइए, जो हमारी सीमा में नहीं है वो हम नहीं कर सकते हैं, आपकी सीमा में है, वो बच्चों को कर करके मनाइए। रांची के रिम्स अस्पताल में ब्रेन स्ट्रोक के 20 से 30% मरीजों की संख्या बढ़ गई है। डॉक्टरों ने बताया पहले ब्रेन स्ट्रोक के 6 से 7 मरीज भर्ती होते थे, लेकिन ठंड की वजह से मेडिसिन विभाग के एक वार्ड में 12 से 13 स्ट्रोक के मरीज भर्ती हैं। वहीं डॉक्टरों ने मरीजों से नियमित रूप से दवा लेने और समय पर डॉक्टरों की सलाह लेने की बात कही। जो भी हमारे वेन और आर्टरी होती है, इन वेन और आर्टरी के अंदर का जो प्रेशर होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। साथ ही साथ उसके जो ब्लड फ्लो होती है वो कम हो जाती है, जिसके चलते क्लॉट होने की संभावना बढ़ जाती है। इन्हीं वजहों से जो है ब्रेन स्ट्रोक या आमतौर पर जिन्हें हम लकवा कहते हैं, इनके जो चांसेज होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो कितने मरीज लगभग अभी इजाफा किस तरीके से? वैसे तो 10-12 नॉर्मली जो 6-7 आते थे वो अभी 10 के अराउंड में हमारे मरीज आने लगते हैं। अब परसेंटेज जो बात करें तो अराउंड 20-30% जो पेशेंट्स हैं वो इंक्रीज हो जाती है ऐसे केसेस। एक्चुअली ठंड के मौसम में देखा गया है कि बहुत बार पेशेंट का ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है, या जो नॉर्मल दवा चल रही होती है ठंड के मौसम में वो दवा का डोज बढ़ाना पड़ता है। इसीलिए हम लोग सलाह देते हैं कि ठंड का मौसम आने पे जो मरीज़ जिनको ऑलरेडी
ब्लड प्रेशर की दवा चल रही है, एक बार डॉक्टर को दिखा के ब्लड प्रेशर चेक कराएं और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो दवा का डोज बढ़ाना होगा। खबर है चाईबासा से, जहां के आसिफ तलिया में आदिवासी समाज ने रांसा चुम स्वीम सह मिलन समारोह का आयोजन किया। इस नए साल के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आदिवासी समाज के युवाओं ने पारंपरिक वेशभूषा पहनकर भाषा संस्कृति को बचाने का संकल्प लिया और साथ ही युवाओं ने ढोल मांदर बजाते हुए कार्यक्रम में पारंपरिक नृत्य की प्रस्तुति दी।